हेलो बच्चों, ये जो वीडियो है ये पिछले वाले वीडियो का कंटिन्यूएशन है बेटे। ठीक है, तो आप सबों को एक बार फिर से वेलकम, क्योंकि हम फिर से नए लेक्चर मिल रहे हैं। लेकिन बेटे ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, कुछ इश्यूज के चलते वो वीडियो बीच में कट हो गई थी, तो उसी के जस्ट आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो देखो इक्विलिब्रियम अपना चल रहा था और हमने इक्विलिब्रियम को डिस्कस भी कर लिया था। गुड। बात कुछ ऐसी है कि हमने पॉइंट चार्जेस को इक्विलिब्रियम में रखा था। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है कि एक चार्ज है 4e और दूसरा चार्ज है e। गुड बेटे। और कहता है कि सर इनके बीच का डिस्टेंस a। वेरी गुड। कहता है दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस। कहता है हमारे पास एक चार्ज है बेटे q, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड मैग्नीट्यूड। ले भाई तीनों बातें पूछ डाली इसने, पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज। और हम किसको लाना चाहते हैं इक्विलिब्रियम में? लो भाई, सिस्टम को लाना चाहते हैं। बेटे बहुत बड़ी बात हो गई है, आप सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाना चाहते हो। भैया सिस्टम का मतलब जानते हो क्या बेटे? ये भी आपका फ्री है, ये भी आपका फ्री है, ये दोनों मूव कर सकते हैं, लेकिन आप एक ऐसा चार्ज चाहते हो जिसको रखते ही पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। वेरी गुड भाई। एक बार आप क्वेश्चन लिख लो, फिर इसको डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं क्या है कैसे है। मिटा दो बेटे। चल देखो यार, एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम में सिस्टम को लाना, इसका मतलब है कि सब पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। बेटे अगर मैं यहां एक क्यू चार्ज रख दूं तो इसको चेक करो, ये कभी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। क्यों बेटे? इसका फोर्स इस पर इस तरफ होगा और इसका फोर्स भी इस पर इसी तरफ होगा। तो चूंकि बेटे हमें यहां तीनों को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो अगर कोई एक भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा तो वी विल रिजेक्ट दिस सिचुएशन। मतलब यार इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई तीनों को लाना है। तो साफ साफ दिख रहा है कि ये तो आने वाला नहीं है, ये फ्री चार्ज है। मैं यहां थोड़ा सा लिख देता हूं छोटे में, दिस इज फ्री, मतलब फ्री टू मूव है। बेटे अगर मैं इसको माइनस चार्ज बोलूं तो देखो तो कुछ काम बनेगा क्या? अगर ये माइनस है तो 4e पर इस तरफ फोर्स ड्यू टू q होगा और इस तरफ फोर्स ड्यू टू e होगा। वेरी गुड भाई। अगर ये माइनस q है तो इस पर इस तरफ फोर्स ड्यू टू e होगा और इस तरफ फोर्स ड्यू टू 4e होगा। वेरी गुड भाई। इस पर इस तरफ फोर्स ड्यू टू q होगा और इस पर इस तरफ फोर्स ड्यू टू 4e होगा। तो अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि माइनस चार्ज को लेने से तीनों पर फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है, तो वी कैन राइट द नेचर ऑफ द चार्ज शुड बी नेगेटिव। चार्ज का नेचर तो भैया नेगेटिव होगा। अब पोजीशन पूछा है तो मैं इसको x मान लेता हूं बेटे और इसको d लिख लेता हूं, कोई बात नहीं, दिस इज d माइनस एक्स। तो आपको पता है कि यहां इक्विलिब्रियम में तीनों को लाना है, तो हमारे पास 3 कंडीशन है, तो हम किसी को भी ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप किसको लो, लेकिन बाय डिफॉल्ट हम इसको लेते हैं। इसी को लेके दिखाता हूं, इसको ले लो। तो बेटे ये इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब इस पर 4e का फोर्स और इस पर e का फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए। बेटे बताना जरा, मैग्नीट्यूड में क्या बोला था? साइन नहीं लगाते। तो 4e वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा? k इंटू 4e इंटू, शाबाश, बोलो बोलो, अपॉन, बोलते रहेंगे सर, इज इक्वल्स टू e वाला कितना लगाएगा बेटे? k इंटू, माइनस नहीं लेना है, इंटू e अपॉन, वेरी गुड, d माइनस एक्स का स्क्वायर। शाबाश। के ई क्यू कैंसिल हो जाएगा, आंसर होगा 4 इंटू डी माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 2d माइनस 2x इज इक्वल्स टू x, तो x विल बी इक्वल्स टू 2d बाई 3। तो ये आंसर आ चुका है बेटे कि जो x है अपना, जो पोजीशन है अपना, वो 2d बाई 3 यहां से होगा, यहां से d माइनस 2d बाई 3 होगा। वेरी गुड। अब बात ये चलती है कि सर हमने पोजीशन भी पता कर लिया, अब बेटे हमें क्या पता करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q। तो भाई कुछ ज्यादा मत सोचो, है तो इक्विलिब्रियम का सवाल, लेकिन यहां इक्विलिब्रियम के लिए केसेस भी तो 3 है ना बेटे। तो अभी इसको ले लो यार, किसी बच्चे का दिल करे तो ये कंडीशन लेके देख सकता है। अगर मैं इसका कंडीशन लेता हूं तो इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन है बेटे, फोर्स ड्यू टू E मस्ट बी इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू Q। यही है ना।
ई का फोर्स कितना है प्यारे बच्चों, जवाब देना। ई का फोर्स कितना है बेटे, जवाब देना। तो ई का जो फोर्स है मेरे ख्याल से वो, हम इसकी बात कर रहे हैं, ई का फोर्स है K इंटू, वेरी गुड, बोलेंगे 4E इंटू, शाबाश, E अपॉन डी स्क्वायर। क्लियर है। और बेटे इस पर Q का फोर्स कितना है, K इंटू 4E इंटू Q अपॉन X का स्क्वायर। बेटे इस पर इसका फोर्स, तो ये सेपरेशन लेंगे, और इस पर इसका फोर्स, तो ये वाला सेपरेशन लेंगे। सॉल्व करा जाए, K4E कटेगा। Q की वैल्यू आएगी बेटे, Q की वैल्यू आएगी E इंटू एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। एक्स प्यारे बच्चों कितना है, 2D/3, दैट विल बी 4D स्क्वायर बाई 9 इंटू E बाई डी स्क्वायर। बहुत प्यारा आंसर आ चुका है। द चार्ज मैग्नीट्यूड इज 4E बाई, करेक्ट है। सो आपका इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, पोजीशन भी आ गया, और नेचर भी आ गया। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। वेल एंड गुड, सभी बच्चे हाँ लिखेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। ठीक है सर। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, अगर उसको प्यार से पढ़े तो सब कुछ आसान है, सब समझ भी आता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। मिटाया जाए बेटे इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर इसको रब करते हैं। अब देखेंगे बेटे, एक सवाल आता है, पेंडुलम प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, देखेंगे एक पेंडुलम है और मैं उसकी एनालिसिस करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं उसकी एनालिसिस करूंगा, आप लोग देखना। यहां पे पेंडुलम बेटे, दो बॉल्स है, इसको मैंने Q1 चार्ज दिया, इसको Q2 चार्ज दिया, सेम नेचर का। क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा बेटे अगला स्टेप क्या होगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो हम मानते हैं कि सर एक इस लाइन के साथ ये बॉल यहां चला जाएगा और इस लाइन के साथ ये बॉल यहां चला जाएगा। सपोज करता हूं बेटे दिस बॉल हैज चार्ज Q1 एंड सपोज करता हूं बेटे दिस बॉल हैज चार्ज Q2। वेरी गुड, दिस इज द लेंथ L, दिस इज द लेंथ L। बेटे यहां पर जाकर के ये इक्विलिब्रियम में आ गया, तो दिस एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड θ1 एंड दिस एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड θ2। इसका मास m1 ले लेते हैं और इसका मास m। बेटे मास कहां से आया? तो आपको पता है कि चार्ज जिसके पास भी होगा उसके पास कोई ना कोई मास होगा। क्यों होगा? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण है और इलेक्ट्रॉन्स के पास मास है। सब जानते हो आप लोग भाई, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर मैं बोलूं बेटे ये धक्का देगा और ये बॉल फैलेगा और कहीं रुकेगा, ये थोड़ा नहीं है ना कि फैलते फैलते जाके ऐसे हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो रुका तो क्यों रुका? अब इसको एनालिसिस करेंगे। तो लेट अस एनालिसिस दिस इक्विलिब्रियम तो आ गया, अब इसकी हमें करनी है एनालिसिस। भैया इक्विलिब्रियम आ गया तो नेट फोर्स 0 होगा। तो एनालिसिस क्या कहती है कि सर देखो इस पर एक फोर्स तो इस तरफ है, दैट इज टेंशन, और इन दोनों बॉल्स के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, तो इसके कारण इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बाहर की तरफ होगा। जितना इस पर होगा उतना ही इस पर भी बाहर की तरफ होगा। और ध्यान से देखा जाए तो नीचे की तरफ mg भी होगा। तो बेटे अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इफ दिस इज θ1 तो टेंशन के तो दो कंपोनेंट खुल रहे हैं बहुत मजे से। दिस इज ऑल्सो θ1, सो दिस कंपोनेंट विल बी t cos θ1 एंड दिस कंपोनेंट विल बी t sin θ1। तो बहुत क्लियर पिक्चर देख सकते हो कि इस बॉल पर लगने वाले चार फोर्सेस हैं। एक्चुअली तीन थे लेकिन एक के दो कंपोनेंट्स खुल गए, तो चार फोर्सेस हैं बेटे। इस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स है, इस तरफ टेंशन का एक कंपोनेंट है, ऊपर भी एक कंपोनेंट है, नीचे mg है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में आ चुका है, इसका मतलब t sin θ1 must be equals to Fe और t cos θ1 must be equals to mg। अगर इनको प्यारे बच्चों बहुत आराम से डिवाइड कर दिया जाए तो आपका रिजल्ट आएगा tan θ1 will be equals to Fe by mg। बट एक्चुअली mg को भी मैं यहां पर m1g कर देता हूं, करेक्ट है। अगर मैं आपसे बोलूं बेटे सिमिलरली tan θ2 क्या होगा प्यारे बच्चों बताओ? तो सभी बच्चे बोलेंगे सर tan θ2 जो होगा वो इसी तर्ज पर सोचो, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस पर भी वही है, तो इसमें भी Fe तो वही होगा, बस मास m2g हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई बेटे? तो अगर मैं इस ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज करूं तो मैं लिख सकता हूं कि द एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम, बच्चों बहुत ध्यान सुनना, द एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम tan θ
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। यही कहानी बेटे। क्यों मास के केवल, चार्ज के क्यों नहीं डिपेंड करता? क्योंकि देखो, मानता हूं इस पे चार्ज अलग है, मानता हूं इस पे चार्ज अलग है, लेकिन चार्ज अलग अलग होने से इलेक्ट्रिक फोर्स अलग नहीं होता। हमने प्रूव भी कर रखा है, पहले या दूसरे लेक्चर में आप देखना, चार्ज अलग अलग हो फिर भी फोर्स सेम होता है, बिकॉज दे फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो भैया चार्ज बेशक अलग हो, इस पर लगने वाला फोर्स अगर Fe है तो इस पर भी Fe होगा, केवल फर्क किसका आ सकता है? मास का। तो एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। दिस एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम डू नॉट डिपेंड्स ऑन चार्जेस। वेरी गुड, आप लोग उसको लिख लो, फिर बच्चों आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, बहुत सिंपल प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ही सिंपल प्यारे कॉन्सेप्ट्स हैं, थोड़ा ध्यान से सुनो, यूं उड़ाया जा सकता है। इसको मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं। मिटा दूं? चलिए 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 चलिए। अब बेटे थोड़ा ध्यान से फिर सुनेंगे एक बार। एक क्वेश्चन आया कि भाई इक्विलिब्रियम ये है, एक बॉल का एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम θ1 है, एक बॉल का एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम θ2 है। साफ साफ दिख रहा है θ1 इज ग्रेटर देन θ2। इसका मास m है, इसका मास भी m है, इसका चार्ज q1 है, इसका चार्ज q2 है। हमें बताना है ये ऑप्शन ट्रू है या फॉल्स है। इसका जवाब बेटे देंगे एक बार, ट्रू है या फॉल्स है? भाई बहुत सिंपल जवाब है सर, हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और ध्यान से देखा जाए तो दोनों का मास तो प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम है। अगर मास सेम है तो θ1 शुड मस्ट बी इक्वल्स टू θ2 होना चाहिए था। मतलब दिस डायग्राम इज फॉल्स अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पेंडुलम के केस में एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम केवल और केवल मास पर ही डिपेंड करता है। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। मास पे डिपेंड करता है। अगर मास अलग अलग होगा तो क्या होगा बच्चों, आप समझ रहे हो? आप इसको लिख लो, मैं इसी में थोड़ा चेंज करता हूं। इसका मास m1 कर देता हूं और इसका मास m2 कर देता हूं और लिख देता हूं m2 इज ग्रेटर देन m1। अब बताओ बच्चों क्या होता? तो अब आप इसमें ये सुधारते, बोलते सर अब कहानी में ट्विस्ट आएगा, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ इक्विलिब्रियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जिसका ज्यादा होगा तो हम लिखेंगे सर m2 का मास m1 से ज्यादा है, इसका मतलब m2 के द्वारा बनाया गया एंगल, जिसका मास ज्यादा है उसका एंगल छोटा होगा ना बच्चों। तो जिसका मास ज्यादा है उसका एंगल छोटा होगा, जिसका मास कम है उसका एंगल ज्यादा होगा। मतलब इन दिस केस θ1 विल बी ग्रेटर देन θ2, और इस हालात में ये ऑप्शन आपका सही हो जाता। समझ गया आप? तो दिस इज द डिस्कशन ऑफ पेंडुलम। ठीक है, इसको लिखिए, फिर एक छोटा सा पॉइंटर इसमें और है उसको ऐड ऑन करते हैं। मिटाया जाए बेटे? चलो, पॉइंटर क्या है ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंटर ये है कि द पेंडुलम इज डिप्ड इन अ लिक्विड। एक पेंडुलम को हमने एक लिक्विड में डुबो दिया, तो लिक्विड में डुबोया तो क्या फर्क पड़ा उसको एक बार देख लेते हैं। देखिएगा बच्चों, अगर ये सिचुएशन जो मैंने अभी बताया था, दिस इज देयर आर टू बॉल्स, मास कुछ कोई बात नहीं, m1 है m2 है, तो एंगल भी अलग अलग होगा, चार्ज q1 है q2 है। दिस इज द सिचुएशन, इक्विलिब्रियम एंगल इज θ1, इट्स इक्विलिब्रियम एंगल इज θ2, नो इशू, सब बढ़िया है। अगर मान लो बेटे कि इफ दिस सेटअप इज डिप्ड इन अ लिक्विड, मैंने आपसे बोला कि इस सेटअप को आप लिक्विड में डुबा दो। इफ दिस सेटअप इज डिप्ड इन अ लिक्विड, वेरी गुड। अगर प्यारे बच्चों हमने इस सेटअप को लिक्विड में डुबा दिया, अगर हमने इस सेटअप को लिक्विड में डुबाया तो क्या फर्क आएगा? तो भैया बहुत सिंपल सा फर्क आएगा, जो tan थीटा था ना उसके फॉर्मूले में थोड़ा सा फर्क आएगा। और मेरे ख्याल से हर बच्चा उस बात को महसूस कर सकता है, जो Fe था वो केवल Fe नहीं रहेगा, क्योंकि सर हमें पता है कि इन मीडियम, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं बच्चे, बोलिए बोलिए, इन मीडियम द इलेक्ट्रिक फोर्स, बोलो बोलो बोलो, वैक्यूम के फोर्स से शाबाश कापा टाइम्स कम हो जाता है। तो सर ये जो फॉर्मूला है इसमें Fe नहीं रहेगा, Fe विल बी Fe बाई कापा अपॉन। आपको पता है किसी लिक्विड में चीजों को डुबाने से बॉल पे केवल mg नहीं
ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट भी लगता है। तो आप लिखोगे इस बॉल पर पहले केवल mg था, लेकिन अब एक ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट भी है, तो mg नहीं होगा, mg के साथ माइनस अपथ्रस्ट भी आ जाएगा, नेट फोर्स। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan थीटा इफ द सेटअप इज डिप्ड इन अ लिक्विड। मेरे ख्याल से कई बच्चों को अपथ्रस्ट का फॉर्मूला पता होगा। बेटे अपथ्रस्ट क्या होता था याद है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जो हटाए गए लिक्विड का वेट होता है ना बच्चों, उसी को हम अपथ्रस्ट बोलते हैं। और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होता है बोलना बेटे? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इंटू जी। तो ये फॉर्मूला होता है बेटे, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? तो आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा? तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम के बारे में कुछ बातें कि कैसे होता है, क्या होता है, किस एक्सिस पे मतलब सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने का मतलब। एक मैंने चीज पढ़ाई थी याद है आपको कि अगर दोनों चार्ज का नेचर अपोजिट है तो इक्विलिब्रियम जो है वो कभी बीच में नहीं मिलेगा, वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के पास मिलेगा। ये छोटी छोटी बातों को दिमाग में फिट कर लें तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, पेपर में बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसको लिख लिया, मिटाता हूं, एक नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। प्यारे बच्चों एक चीज डिस्कस करना चाहूंगा और उसका टाइटल देंगे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। हम लोग उसका टाइटल देंगे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। हेडिंग डालेंगे बेटे नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। आप टाइटल डालिए। हो गया, टाइटल लग गया। चलिए देखो भाई, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम से मेरा क्या मतलब है इसको समझते हैं। देखो बेटे, अगर मैं कभी भी इक्विलिब्रियम बोलूं तो बिल्कुल बिना रोक टोक के आप इस बात को समझ सकते हो कि भैया नेट फोर्स तो श्योर शॉट जीरो ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इक्विलिब्रियम का मोस्ट फेमस एग्जांपल मैं आपके जो एनसीईआरटी बेस्ड है वही एग्जांपल देने वाला हूं। दो बाउल ले लो बेटे, एक बॉल यहां पड़ा हुआ है और एक बॉल यहां पड़ा हुआ है। ये बॉल पर भी नेट फोर्स जीरो है, इस बॉल पर भी नेट फोर्स जीरो है, मतलब बोथ द बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम। लेकिन फर्क क्या है कि और जहां पर बेटे इक्विलिब्रियम होता है ना उसको हम बोल देते हैं मीन पोजीशन, नेट फोर्स जहां जीरो है एंड दिस इज इट्स मीन पोजीशन। तो अगर हम इस बॉल को इसके मीन पोजीशन से खिसका के ले जाएं और छोड़ दें तो ये बॉल वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, मतलब वापिस आ जाएगा, मतलब दिस इज स्टेबल। मतलब मैं इसको पहले लैंग्वेज देता हूं बेटे। इफ अ बॉडी, क्या लिख रहा हूं ध्यान देना, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजिशन, इफ अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजिशन एंड रिलीज्ड, इफ इट रिटर्न्स बैक, अगर वो वापस लौट कर आ गया, इट मीन्स ये कौन सा इक्विलिब्रियम में था? स्टेबल था। आप उसको उसकी जगह से हटाओगे, छोड़ोगे, फिर वहीं आएगा वो स्टेबल। लेकिन अगर आप यहां पर इस बॉल को बेटे यहां तक डिस्प्लेस करके लाओ और यहां डिस्प्लेस करके लाते ही अगर आप बॉल को छोड़ देते हो तो आप जानते हो कि ये बॉल नीचे चला जाएगा। मतलब यहां पर है कि इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम मीन पोजिशन एंड रिलीज्ड, क्या लिखेंगे बोलो बेटे? नेवर रिटर्न्स बैक। शाबाश, नेवर रिटर्न्स बैक टू इट्स, हाँ वो कभी भी वापस मीन पोजीशन पे लौट के नहीं आएगा, मतलब वो अनस्टेबल है। एक बार गया तो गया भाई। एक न्यूट्रल भी होता है लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना, इसलिए आप ये दो समझो बेटे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमेशा वो नीचे ही होगा अर्थ के पास। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बेटे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। आप फिजिक्स के और केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट में जानते हो कि जो चीज स्टेबल है उसकी एनर्जी मिनिमम ही होती है। लेकिन इस केस में आप देख रहे हो ये सबसे टॉप पे है, तो इस केस में अगर अनस्टेबल की बात हो बेटे तो अनस्टेबल में आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मैक्सिमम। प्यारे बच्चों आपको याद रखना है चीज कि अगर स्टेबल है तो वापिस आएगा, स्टेबल है तो एनर्जी मिनिमम थी, अनस्टेबल है तो एनर्जी मैक्सिमम है, और एक बार गया तो गया, वापस लौट करके नहीं आएगा।
जाएगा। तो लेट्स यूज दिस इन द प्रॉब्लम्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बेटे, आ जाओ, शाबाश, इसको लिखो, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। ठीक है, मिटा दो इसको। चलो देखेंगे ध्यान से, चलिए ध्यान देंगे। मैं क्या बोलना चाहता हूं, एक छोटा सा सवाल आपके सामने पेश करता हूं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। बेटे अभी हम लोगों ने एक सिचुएशन देखा था, दिस इज Q1, दिस इज Q2, चलो QQ ले लेते हैं, फिक्स नहीं, और इसके बीच में एक Q चार्ज है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम। आप भी समझ रहे हो बेटे, ये इक्विलिब्रियम में होगा। आप इसको Q1 Q2 ले लो, कोई बात नहीं, इससे भी कोई फर्क नहीं। ये इक्विलिब्रियम में क्यों होगा बेटे, आप जज कर सकते हो, आप कॉपी खोल के रिवाइज भी कर सकते हो। इसको ये इधर धक्का देगा और इसको ये इधर धक्का देगा, डायरेक्शन अपोजिट है, और जहां बैलेंस होगा वहां इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। बड़े ध्यान सुनना बच्चों, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं। मतलब ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इसका कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल या अनस्टेबल। तो बच्चों एक बात का जवाब दो, मैंने क्या बोला, स्टेबल या अनस्टेबल का पता तब चलता है जब आप उसको मीन पोजीशन से खिसकाते हो। मैंने इसको थोड़ा सा इसके पोजीशन से खिसकाकर सोचा, खिसकाया। बेटे अगर मैंने इसको राइट खिसकाया और यहां थोड़ी देर के लिए सोचता हूं, ये 2 के पास चला गया, मतलब 2 के कारण लगने वाला रिपल्शन पहले से ज्यादा हो गया, और 1 से काफी दूर है ये, तो 1 के कारण लगने वाला रिपल्शन पहले से कम हो गया। बेटे यहां पर दोनों बैलेंस थे, अगर ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो यहां पर F1 और F2 बैलेंस थे, लेकिन यहां जब गया तो इसके पास आ गया, पास आने से फोर्स बढ़ जाता है, तो इसका रिपल्शन बढ़ गया, इसके कारण जो रिपल्शन था इस तरफ वो थोड़ा कम हो गया। तो हम ध्यान से एक चीज लिखेंगे कि ऑन, मैं इसका जवाब लिख रहा हूं, ऑन डिस्प्लेसिंग द चार्ज, वेरी गुड, ऑन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम द मेन पोजीशन। बोलो बेटे कहां डिस्प्लेस किया था, टुवर्ड्स राइट, वेरी गुड, हमने चार्ज को डिस्प्लेस किया राइट, और हमने देखा कि इस पर एक नेट फोर्स आया। ये किस तरफ आया प्यारे बच्चों, लेफ्ट की तरफ आया, क्योंकि बेटे लेफ्ट का फोर्स बढ़ गया, राइट का फोर्स घट गया, तो नेट फोर्स तो लेफ्ट ही आएगा ना। लेफ्ट का फोर्स मान लो 8 है और राइट का फोर्स 2 है, तो नेट फोर्स 6 तो लेफ्ट में ही बोलोगे ना। तो आपने जब इसको राइट धक्का दिया तो नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ आया, मतलब कि इस यहां पर एक रीस्टोरिंग फोर्स है। और बेटे रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब आप खुद समझदार हो, धक्का दिया है आपने राइट, फोर्स आया है लेफ्ट, छोड़ोगे तो वापस चला जाएगा, मतलब यस कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स है, मतलब दिस इज द सिचुएशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक तीसरा पॉजिटिव चार्ज कौन से इक्विलिब्रियम में होता है बेटे, स्टेबल। बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर है, वेरी गुड। इसको लिखिए, मैं आता हूं एक छोटा सा चेंज के साथ। ठीक है बेटे, आ जाओ। अब देखो ध्यान से, छोटा सा चेंज करता हूं, वो चेंज क्या है, वो चेंज ये है कि मैं अब दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक नेगेटिव चार्ज, बहुत सही सोचा आपने, वेरी गुड, नेगेटिव चार्ज को रखता हूं। तो ये इक्विलिब्रियम में होगा और हो सकता है, क्योंकि ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको इधर खींचेगा, बैलेंस होगा। ठीक है, हमने इसको फिर थोड़ा सा मूव कराया, जब इसको यहां ले गए तो 2 इसको खींच रहा है बेटे, तो इस तरफ वाला फोर्स बढ़ गया क्योंकि इसके पास गया, और इस बार ये इसको खींच रहा है, तो पास गया तो फोर्स बढ़ गया, और इससे काफी दूर है तो ये भी इसको खींच रहा था, लेकिन इसके द्वारा खींचने वाला फोर्स थोड़ा सा घट गया। तो आप क्या लिखोगे बेटे, हमने यहां फिर क्या दिखा, ऑन डिस्प्लेसिंग द चार्ज, ऑन डिस्प्लेसिंग द चार्ज टुवर्ड्स राइट, हमने क्या नोटिस किया प्यारे बेटे, ऑन डिस्प्लेसिंग द चार्ज टुवर्ड्स राइट, हमने डिस्प्लेस किया राइट में, नेट फोर्स इज ऑल्सो टुवर्ड्स राइट। आप देखो ध्यान से, नेट फोर्स भी आपका राइट में ही आया,
क्योंकि फोर्स बड़ा है। तो आपने जब चार्ज को राइट ले गए तो नेट फोर्स भी राइट में ही आया, मतलब यहां पर कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है जो उसको वापस लेके आया है ना बेटे। आप इसको लेकर भी कहां गए, आगे, और फोर्स भी कहां लग रहा है, आगे, तो उधर ही ले जाएगा ना। मतलब ये कभी मेन पोजीशन पे, इस पोजीशन पे लौट कर नहीं आएगा। मतलब दिस इज द सिचुएशन ऑफ, तो मैं इस बात को भी यहां लिखना चाहता हूं, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में एक नेगेटिव चार्ज कहीं इक्विलिब्रियम में आता है तो वो हमेशा अनस्टेबल। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, इसको लिखिए, फिर एक बात और डिस्कस करते हैं। सोचो बेटे, सोचो और थोड़ा सा सोचो, जो स्टेबल है उसको आप इधर खिसका के छोड़ोगे वापिस आएगा, इधर खिसका के छोड़ोगे वापिस आएगा, ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा। मतलब जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है वो ऑसिलेट करता है, लेकिन जो अनस्टेबल है, खिसका के छोड़ोगे वापिस चला जाएगा, वो कभी भी जिंदगी में ऑसिलेट नहीं करता है। तो अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो ऑसिलेट करती है, अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो बेटे बच्चों वो कभी भी ऑसिलेट नहीं करती है। कोई स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैं थोड़ा सा एक पॉइंट और बताऊंगा जो अच्छा पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है, देखो, दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में सेम नेचर, ऐसे समझो, दो सेम नेचर के चार्ज के बीच में एक सेम नेचर का चार्ज है तो स्टेबल, दो सेम नेचर के चार्ज के बीच में एक अपोजिट नेचर का चार्ज है तो अनस्टेबल। ध्यान देंगे, मुझे किसी ने बोला है क्यू पॉजिटिव है, मुझे किसी ने बोला है क्यू पॉजिटिव है, किसी ने बोला भाई इसके बीच में एक प्लस क्यू है, बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल। हमने ज्यादा सोचा नहीं, हमने तुरंत पिछली बातों को देखा और हमने फटाक से आंसर लिखा, दो पॉजिटिव के बीच में एक पॉजिटिव है, स्टेबल। लेकिन नहीं, एक छोटा सा पॉइंटर और, बेटे हमें पता है कि ये इसका मेन पोजीशन है और रूल कहता है कि आपको अगर पता करना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल तो आप इसको थोड़ा सा खिसकाओ। लेकिन भैया कोई जरूरी थोड़ी कि इधर ही खिसकाओ, मैं इसको यूं खिसकाना दे। पता बेटे, अगर मैं इसको यूं खिसका के चेक करता तो मैंने इसको डिस्प्लेस कहां किया, बताएंगे प्यारे बच्चों आप लोग, अप किया। और यहां डिस्प्लेस अगर किया तो ये इसको इधर रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा। आप खुद समझदार हो, नेट फोर्स भी ऊपर ही आएगा। तो अगर आपने इसको डिस्प्लेस ऊपर किया तो नेट फोर्स भी ऊपर आया। आप खुद ही समझदार हो, गया आप लेके उसको ऊपर गए, फोर्स भी ऊपर ही है, कभी वापस लौट के नहीं आएगा। मतलब यहां किसी भी प्रकार का कोई रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है। मतलब अब ये कौन सा इक्विलिब्रियम में है। अभी तो बोलोगे सर आपने लिखाया था कि दो प्लस क्यू के बीच में एक प्लस क्यू हो तो स्टेबल है, लेकिन यहां पर हमने x के अलोंग मूव कराया था, यहां हमने y के अलोंग मूव कराया। एक बहुत सुंदर सा नोट लिखने की जरूरत पड़ गई। क्या नोट बना सर, ऑन चेंजिंग द एक्सिस ऑफ मोशन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। बहुत सही समझा आप लोगों ने, द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम, द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेंजेस। कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर श्योर शॉट है कि अगर आप एक्सिस को x के अलोंग अगर स्टेबल है तो y के अलोंग स्टेबल होगा, x के अलोंग अनस्टेबल है तो y के अलोंग। तो यहां भी आप समझ सकते हो बेटे, अगर ये x के अलोंग अनस्टेबल था तो y के अलोंग अगर मूव कराओगे तो ये आपका कैसा नेचर शो करेगा, स्टेबल। मतलब ऑन चेंजिंग द एक्सिस ऑफ मोशन द नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम चेंजेस। मेरी बात आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होगी, इसको एक बार नोट कर लेते हैं। ठीक है, अब बेटे थोड़ा सा एक चीज को समझने की कोशिश करेंगे और ध्यान देंगे। क्या हमने ये चीज समझ गए कि सिचुएशंस कैसे हैं और कैसे इक्विलिब्रियम होता है, हाउ टू चेक द इक्विलिब्रियम। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि आपसे टाइम पीरियड पूछ देता है। ठीक है, क्या पूछता है बच्चों, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो एक बार मैं सोचता हूं कि उसको भी बता ही दिया जाए। क्या बोलते हो आप, उसको भी बता ही दिया जाए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, थोड़ा बेहतर रहेगा।
या फिर उसको हम अगली वीडियो के लिए पोस्टपोन कर लेते हैं ताकि आप इसको पढ़ सको। तो एक काम करते हैं बेटे, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। पेंडुलम प्रॉब्लम्स हो गए, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हो गया, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, मैग्नीट्यूड फॉर इक्विलिब्रियम आपको कैलकुलेट करना सिखाया। आप इसको एक बार देखो। अगली क्लास में इस कूलम्स फोर्स के टॉपिक को समाप्त करेंगे, एंड करेंगे। सारी छोटी छोटी बातें बताऊंगा आपको, कुछ छोटे अच्छे पॉइंटर्स बताऊंगा आपको, कुछ एक दो अच्छे क्वेश्चंस लेंगे, कुछ टाइम पीरियड के कैलकुलेशंस लेंगे, कुछ छोटे मोटे ग्राफ्स देखेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, बिल्कुल मत हिचकिचाओ। और लॉकडाउन में मेरी क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट चलती रहेंगी। फायदा लो और दोस्तों को फायदा पहुंचाओ। इसी नोट के साथ बेटे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।